नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एहसन भारती और आपका स्वागत है करंट अफेयर्स के नए वीडियो में। और आज तारीख है 1 जून 2025। हम लोग जो है 1 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे, सभी पर बातचीत करेंगे। पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहां पर आप अपनी सुविधा के अनुसार से पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं उससे दिया जाता है। तो विश्व तंबाकू दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष यह कब मनाया जाता है? यह जो है प्रतिवर्ष आपको मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन से जो है बहुतों बार प्रश्न आ चुका है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आइए हम लोग इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। तो इस दिन के इतिहास क्या रहा है, क्यों मनाते हैं हम लोग, तो उस पर भी बातचीत करते हैं। तो सन 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है पहली बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा करते हैं। और उसके बाद यह दिन जो है कह सकते हैं कि इस दिन जो है आपको मनाने का उद्देश्य क्या रहता है, कि क्यों मनाते हैं हम लोग। तो उद्देश्य मनाने का इसलिए रहता है कि यह वैश्विक स्तर पर तंबाकू से होने वाले नुकसानों के प्रति क्या करना है, नुकसानों के प्रति लोगों को जागरूक करना है और जागरूकता फैलाना है कि तंबाकू से क्या क्या चीज परेशानी होती है, कौन कौन सा रोग हो जाता है व्यक्तियों को। तो इसके बारे में लोगों के जनमानस के बारे में क्या करना है, जागरूकता फैलाना है। और लोगों को इसके सेवन से क्या करना जा सकता है, रोका जा सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की यदि बात करते हैं तो 2025 का थीम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और थीम क्या है? उज्जवल उत्पाद, काले इरादे और अपील को जो है उजागर करना। तो ध्यान रखना है क्या है थीम? उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील को क्या करना है, अपील को उजागर करना। यह थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो थीम भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 31 आपको मई को मनाया जाता है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए हेडिंग लाइन में आप देखे होंगे एक चित्र आपके लिए स्पेशल चित्र था, और यह चित्र जो है वहीं से आपको यह क्वेश्चन लिया गया है। और यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जहां पर भी आप जो भी पेपर देखते होंगे, जो भी पेपर आप निकालिएगा, ठीक है, आप हिंदुस्तान लीजिए, जागरण लीजिए, है ना, आप उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया लीजिए, जो भी आपको मिलेगा, द हिंदू लीजिए, सभी में आपको ये मेन हेडिंग लाइन में ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा। हाल ही में जो है मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? तो कौन बनी है मिस वर्ल्ड 2025? ओपल सुचाता च्वांगश्री बनी है। कौन बनी है? एक बार फिर से बोलते हैं, मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? ओपल सुचाता च्वांगश्री बनी है। और इस बार जो है 72वें इसका सीरीज हुआ था। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन इस बार जो है कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। तो आयोजन भी आपको ध्यान रखना है कि आयोजन इस बार मिस वर्ल्ड 2025 का जो है 72वां सीजन था, और इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत के हैदराबाद शहर में किया गया था, है ना। तो आपको याद रखना है। और यह जो है 2025 की जो मिस वर्ल्ड बनी है तो कहां की ये रहने वाली है? तो ये थाईलैंड की है। तो थाईलैंड की 21 वर्षीय मॉडल ओपल सुजाता च्वांगश्री मिस वर्ल्ड 2025 इस बार ये इसका ताज जीतती है मिस वर्ल्ड का। और पिछले वर्ष की यदि बात करते हैं तो पिछले वर्ष मिस वर्ल्ड कौन जीतती है? तो पिछले वर्ष जो है चेक रिपब्लिक की रहती है, क्रिस्टीना पिस्कोवा रहती है। और क्रिस्टीना पिस्कोवा के द्वारा ही जो है इसको ताज पहनाया जाता है। किसको? ओपल सुजाता च्वांगश्री को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2025 की कौन जीती है? तो ओपल सुजाता च्वांगश्री जीती है। और 2024 वाला भी याद रखिएगा, तो चेक रिपब्लिक की कौन है? तो आपको पिस्कोवा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से लिखिएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है पर है क्रिस्टीना पिस्कोवा जो दिखाई पड़ रही है, ये 2024 की है। इस प्रतियोगिता में यदि बात करते हैं तो इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर कितने देशों की प्रतियोगी भाग लेती है? तो 108 देशों की प्रतियोगी भाग लेते हैं। तो हम लोगों का जो कोई ना कोई हम लोगों की तरफ से भाग ली होगी, है ना। तो भारत की तरफ से भाग लेने वाली कौन सी थी? तो भारत की तरफ से जो भाग लेती है वो थी नंदिनी गुप्ता। क्या नाम है इनका? नाम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है कि नंदिनी गुप्ता। लेकिन नंदिनी गुप्ता जो है टॉप 8 में जो है शामिल नहीं हो पाती है। तो कोई बात नहीं है, टॉप 8 में शामिल नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करती है? तो नंदिनी गुप्ता के बाद करती है प्रतिनिधित्व भारत का। और भारत की तरफ से हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि अब तक कुल कितना विश्व सुंदरी बन चुकी है भारत की तरफ से। तो भारत की तरफ से जो है अब तक जो है मात्र
6 बार जो कह सकते हैं कि कितना 6 बार विश्व प्रतियोगिता जीता गया है मिस वर्ल्ड का, या विश्व सुंदरी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो कौन कौन जीती है? तो सबसे पहला जो प्रतियोगिता जीती है 1966 ईस्वी में, कौन जीती है? रीता फाड़िया। आप लोग नाम सुने होंगे, जीएस में आप लोग पढ़ते होंगे कि भारत की पहली विश्व सुंदरी कौन है। तो भारत की पहली विश्व सुंदरी कौन है? तो रीता फाड़िया थी। उसके बाद ये आपको हो चुका है, नंबर 1 हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रीता फाड़िया के बारे में एक लेन, और आप लोग जान सकते हैं कि रीता फाड़िया जो है भारत के साथ साथ एशिया की पहली विश्व सुंदरी भी थी। तो रीता फाड़िया के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये भारत के साथ साथ क्या थी? एशिया की भी क्या थी? पहली महिला थी जो कि आपको विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में ये प्रतियोगिता ये जीतती है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेती है। तो ऐश्वर्या राय फेमस है 1994 ईस्वी में। ऐश्वर्या राय को आप लोग जानते ही होंगे, तो अभिनेत्री है। तो ऐश्वर्या राय। तीसरी बात करते थे, तीसरी कौन है? सबसे पहली कौन है? रीता फाड़िया है। दूसरा आपको हो जाता है ऐश्वर्या राय। तीसरा यदि बात करते हैं तो डायना हेडन है। उसके बाद चौथा यदि बात करते हैं तो कौन है? आपको युक्ता मुखी है। और युक्ता मुखी कब जीतती है? 1999 में जीतती है। यदि पांचवा की बात करते हैं तो पांचवा आप लोग फेमस है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा कब जीतती है? तो प्रियंका चोपड़ा जो है आपको 2000 में वर्ल्ड मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता जीतती है। और उसके बाद जो सबसे अंतिम कह सकते हैं कि भारत की तरफ से जो सबसे अंतिम प्रतियोगिता जीता गया है तो मानुषी छिल्लर के द्वारा। और मानुषी छिल्लर कब जीतती है? तो 2017 में। तो उम्मीद है कि आपको इस जगह से सभी प्रश्न जो भी मिस क्या कहते हैं विश्व सुंदरी से बनने वाला होगा लगभग बन चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि करंट में कौन बनी है, उसके बाद भारत की तरफ से कौन प्रतियोगिता में भाग लेती है, उसके बाद आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि भारत की तरफ से कितने अभी तक में विश्व सुंदरी बन चुकी है और कौन कौन बन चुकी है और कब कब बन चुकी है। तो सभी मैंने आपको बता दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर देख रहे हैं, खूबसूरत तस्वीर, तो यही है आपको कौन सा? ओपल सुचुता आपको च्वांगश्री जो है। तो ओपल सुचाता च्वांगश्री जो आपको दिखाई पड़ रही है, इस बार थाईलैंड की ये क्या है? आपको विश्व सुंदरी है ना। पूरे वर्ल्ड की विश्व सुंदरी कह सकते हैं कि इस बार प्रतियोगिता हुआ है। तो प्रतियोगिता कहां पर हुआ है? तो भारत में ही ये प्रतियोगिता हुआ। कहां? भारत में कहां पर? तो आपको हैदराबाद में। तो आपको इनका नाम सर्वाधिक याद रखना है। कौन है ये? ओपल सुचाता आपको च्वांगश्री है। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, इस तस्वीर के बारे में भी आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और ये तस्वीर किनका है? ये भारत की तरफ से, हम लोगों की तरफ से जो है विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाली थी, कौन है? ये नंदिनी गुप्ता है। तो नंदिनी गुप्ता के बारे में बात करते हैं तो ये मात्र 23 वर्ष की है। और क्या कहते हैं आपको, ये किस राज्य की रहने वाली है? तो ये आपको राजस्थान राज्य की रहने वाली है। तो राजस्थान की रहने वाली है। आपको ध्यान रखना है कि ये किस क्षेत्र की है और भारत की तरफ से इन्हीं के द्वारा प्रतियोगिता में भाग लिया जाता है। नंदिनी गुप्ता, इनका क्या नाम है? नंदिनी गुप्ता नाम है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% बेंचमार्क को पार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? ध्यान रखिएगा, पहला राज्य आपको बहुत कुछ दिन पहले ही करवाए हैं। तो आपको यहां पर है कौन सा राज्य? तो दूसरा राज्य है। और दूसरा राज्य कौन सा है? आपको गोवा है। उम्मीद है कि प्रश्न आप समझ रहे होंगे। गोवा देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% बेंचमार्क को क्या कर लेते हैं? पार कर लेते हैं। तो आपको ये बेंचमार्क सब याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको याद रखना है, क्या याद करना है कि पूर्ण साक्षरता। और पूर्ण साक्षरता राष्ट्रीय स्तर पर जो बना है, कौन सा बना है? पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य आप लोगों को करवा चुके हैं। तो पहला राज्य आप लोगों को उम्मीद है कि याद होना चाहिए। कौन सा? मिजोरम। कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य जो है मिजोरम। मिजोरम पहले ही आपको इसके बारे में मैंने बता दिया है। तो आपको मिजोरम जो है यह लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुका है। तो इसके बारे में मैंने प्रश्न आपको 4-5 दिन पहले ही ये करवा चुके हैं आपको। उसके बाद आते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है दूसरा। ध्यान रखना है कि ये दूसरा है। तो दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो आपको गोवा बना है। तो आपको उम्मीद है कि ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न जो भी है आप लोगों को जो भी होगा याद, पहले जब भी किताब पढ़ते होंगे तो आपको याद होता रहता होगा, केरल याद रहता होगा। आप लोग साक्षरता जहां पर भी देखते होंगे, नंबर 1 पर देखते होंगे तो कौन सा मारते होंगे? आप केरल मारते होंगे। लेकिन आपको अब ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या रखना है कि पूर्ण साक्षरता यदि पूछे तो आपको मारना है कौन सा राज्य मारना है? मिजोरम मारना है। पहला स्थान पर किसको मारेंगे? मिजोरम मारेंगे। दूसरा स्थान पर किसको मारेंगे? अभी गोवा मारेंगे। फिर से मान के चलिए आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत कोई तीसरा राज्य आएगा तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को कह सकते हैं कि मान्यता देने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। राष्ट्रीय आपको जो दिया जाता है कौन सा? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है किनके द्वारा? आपको राष्ट्रपति के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो दिया गया है 30 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए राष्ट्रपति भवन में जो है 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपको सीधा याद रखना है कि कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार तो 15 व्यक्तियों को दिया गया है। और किनके द्वारा यह प्रदान किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मई 2025 में, ठीक है, मई 2025 में जो है एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड है। पासिंग आउट परेड के दौरान पहली बार क्या ऐतिहासिक घटना घटी है? ध्यान से पढ़ना है। एनडीए लिखा हुआ है मई 2025 में एनडीए की 148वें पासिंग आउट परेड के दौरान पहली बार क्या ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी है, जिसके बारे में कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स में ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या, कौन सा घटना घटी है? इसमें जो है पहली बार, यहां पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार करिएगा मिस है। तो पहली बार जो है महिला कैडेट को, ठीक है, महिला कैडेट को जो है इसमें भारतीय सशस्त्र बलों में क्या किया जाता है, इसमें कमीशन दिया गया है। मतलब इसमें शामिल कर सकते हैं, किया गया है पहली बार महिलाओं को जो है भारतीय सशस्त्र बल में जो है शामिल किया गया है। किसमें? एनडीए में। तो इतिहास में जो है यह पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स को जो है 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ क्या किया जाता है, एनडीए के ग्रेजुएट में शामिल होते हैं ना। तो इसमें जो है अभी तक जो है केवल पुरुष वर्ग ही शामिल होते थे, लेकिन अब से जो है एनडीए में क्या शामिल होने लगेगी, महिला। और महिला को जो है इस बार 17 महिला को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो यही प्रश्न है इस बार देखने को मिलता है। और क्यों शामिल किया गया है इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। दरअसल जो होती है बीते 75 सालों से महिलाओं को जो है आर्मी ऑफिसर्स पदों पर जो है भर्ती का प्रावधान नहीं था, है ना, इसमें भर्ती का प्रावधान नहीं था। इसके खिलाफ जो है एक केस दायर होता है। कौन सा, किसके द्वारा दायर किया जाता है? उसी के नाम से है, कुश कालरा के द्वारा। कुश कालरा ने जो है दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करता है और याचिका दायर किया जाता है। उसके बाद जो पहले दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया जाता है, उसके बाद यह मामला पहुंचता है, कहां पहुंचता है, यह सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बाद में पहुंचता है और 18 अगस्त 2021 को कोर्ट ने जो है पहली बार लड़कियों के लिए जो है कह सकते हैं कि लड़कियों के लिए एनडीए में शामिल होने के दरवाजे जो है खोल देते हैं। और इस फैसले के बाद जो है 2022 में पहली बार ऐसा होता है कि 17 महिला कैंडिडेट्स को जो है एनडीए में शामिल किया जाता है, जो अब कब 2017 में 2017 के बैच की है। और 2017 की मार्च की, सॉरी यहां पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है किस बैच की है, 2022, ठीक है। 2022 में जो है पहली बार कह सकते हैं कि 17 महिला कैंडिडेट्स को जो है एनडीए में शामिल किया जाता है। 17 महिला है, ठीक है, और 2022 में। और इस बार जो है कह सकते हैं कि 2022 बैच में शामिल किया जाता है और 2025 में जाके इनका बैच पूरी तरह से ग्रेजुएट होती है। तो 17 महिला इस बार क्या होती है, ग्रेजुएट होती है। तो ध्यान रखना है कि इस बार जो है आपको एनडीए में कितनी महिला शामिल होती है, तो 17 महिला को शामिल किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल ही में जो है कह सकते हैं कि आगामी आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि आगामी 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल कौन करेंगे? तो ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला ही है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है 3 से 5 जून 2025 तक ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित होने वाली 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में जो है भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। यहां पर जो है आपको 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच की जो है भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। एक बैठक होने वाला है ब्रिक्स का और जिसमें कि संसद के जितने भी सदस्यगण रहते हैं वो भाग लेंगे। वह यह 11वां ब्रिक्स का संसदीय मंच है, उसमें भाग ले। भारत की तरफ से कौन जाने वाले हैं? तो आपको भारत की तरफ से जाने वाले हैं 3 से 5 जून को ओम बिरला जाने वाले हैं। तो आपको याद रखना है, इनके बारे में भी याद रखना है। और ब्रिक्स देशों के बारे में मैंने आप लोगों को वैसे एक वीडियो दे चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि ब्रिक्स में बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। यदि वैसे आपको शॉर्ट में यहां पर बात कर लेते हैं तो ब्रिक्स देशों में जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान, है ना। ये सब देश जो है इसमें शामिल किया गया है। तो यह सब देश को शामिल किया गया है आपको ब्रिक्स देशों में। और इस बार जो है कुछ अन्य देशों को भी इसके साथ आमंत्रित किया गया है कि आप भी आइए बैठक में भाग लेने के लिए। भाग लेने के लिए केवल बुलाया जाता है, तो भाग लेने के लिए इसमें कह सकते हैं कि बेलारूस को, बोलीविया को, कजाकिस्तान को, क्यूबा को, नाइजीरिया को, मलेशिया को, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के पीठासीन अधिकारी जो है इसमें भाग लेते हैं। तो भाग इसलिए लेने के लिए बुलाया जाता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस सब देश को थोड़ा सा यदि इसके बारे में अच्छा लगता है, यदि लगेगा कि हाँ ये सब देशों में शामिल होना चाहिए, ब्रिक्स में शामिल होना चाहिए, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में शामिल हो सकता है।
आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो है इस बार 11वां संसदीय वाला कहां पर किया जा रहा है, आपको कहां पर, ब्राजीलिया में किया जा रहा है, और ये ब्राजील की क्या है, राजधानी है। आगे चलते हैं हम लोग, और यहां पर ध्यान रखना भ्रामक लिखा हुआ है। भ्रामक विज्ञापनों और दवाओं के दुष्प्रभाव जैसे मुद्दों के जो है कह सकते हैं कि मुद्दों के समाधान के लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो इसका शुभारंभ किसने किया है, प्रतापराव जाधव के द्वारा किया है। और भ्रामक आप विज्ञापन समझते होंगे, भ्रामक विज्ञापन उसको कहा जा सकता है, वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, दवाओं के लिए जुड़ा हुआ है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दवाई खाइए आप पतले हो जाइएंगे, जो मोटे हैं वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और जो व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है कि जो पतले दुबले हैं ये दवाई खाइए आप क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। तो ये सब क्या है, भ्रामक प्रचार होती है। और भ्रामक प्रचार पर जो कह सकते हैं कि रोक लगाने के लिए जो है प्रताप राव यादव के द्वारा जो है एक आयुष सुरक्षा पोर्टल शुभारंभ किया गया है। तो आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ जो है कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। और इस पोर्टल पर जो है कोई भी व्यक्ति भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ क्या किया जा सकता है, शिकायत दर्ज किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि ये दवाई आप लिए हैं, आप प्रचार जिस तरह का किया गया है और प्रचार के विपरीत वो कार्य कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, ये शिकायत कर सकते हैं। कहां पर शिकायत कर सकते हैं, तो आयुष मंत्रालय का जो आपको ये जो पोर्टल है, ठीक है, तो ये सुरक्षा पोर्टल, यहां पर जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसमें जो है सभी एजेंसियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा कि एजेंसी को बताया जाएगा कि इस तरह से मान के चलिए कि आपको प्रचार नहीं करना है। यदि आप प्रचार करते हुए इस तरह से देखे जाते हैं, यदि आप प्रचार करवाते हैं कहीं पर भी, पेपर में हो या टीवी पर हो, किसी भी जगह कर सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया कहीं पर भी, और आप उस पर खड़े नहीं उतरते हैं, तो आपके खिलाफ क्या करवाया जाएगा, कार्रवाई की जा सकती है ना। तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आपको ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये प्रतापराव यादव है, और इन्हीं के द्वारा जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा कह सकते हैं कि ये भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए ये आयुष मंत्रालय के द्वारा एक समाधान करने के लिए कह सकते हैं कि व्यक्तियों को शिकायत दर्ज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर शिकायत व्यक्ति दर्ज किया जा सकता है आयुष सुरक्षा पोर्टल पर। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या है अगला प्रश्न, और एक संवाद है, कौन सा संवाद है, ध्यान रखना है कि सांग्रीला संवाद है। कौन सा संवाद है, सांग्रीला संवाद है। और इसका जो इस बार है जो 22वां संस्करण किया गया, कौन सा संस्करण किया गया है, तो इस बार जो है इसका 22वां संस्करण किया गया है। और 22वां संस्करण कहां पर आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन जो है सिंगापुर में ही किया गया है ना। तो सांग्रीला संवाद की स्थापना की यदि बात करते हैं तो स्थापना इसका 2002 में होती है ना। कब होती है, सांग्रीला संवाद की स्थापना 2002 में होती है। और 2002 से लेकर अब तक यदि बात करते हैं तो इसका कितना बैठक कर सकते हैं या संवाद कर सकते हैं कि कितना संवाद हो चुका है, तो ये इसका हो चुका है आपको 22 संवाद हो चुका है। इस बार जो है 22वां हुआ है। और यह जो है नाम यदि बात करते थे, इसका जो नाम है सिंगापुर के एक सांग्री ला होटल के नाम पर ही रखा गया है। तो सिंगापुर में एक होटल है, उसका नाम क्या है, सांग्री ला होटल है, उसी के नाम पर ये जो है नाम इसका रखा गया है, जहां हर साल यह संवाद जो है आयोजित की जाती है। और इस साल जो है कह सकते हैं कि इसका जो है आयोजन 1 जून तक चलने वाला, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 30 क्या कह सकते हैं कि 30 मई से स्टार्ट होता है और आपको 1 जून तक इसका चलने वाला है। तो 22वीं सांग्रीला संवाद जो है आपको 30 मई से, ठीक है, 30 मई से इसका संवाद स्टार्ट होता है और कब तक चलने वाला है, 1 जून कह सकते हैं कि आज तक ही ये संवाद चलेगी, है ना। और जिसमें कह सकते हैं कि 40 से अधिक देशों के 40 देशों से अधिक कह सकते हैं, उसमें क्षेत्रीय भी कुछ रहते हैं, 550 से अधिक राजनेता रहते हैं, 550 है ना। 40 से अधिक देशों के कह सकते हैं कि क्षेत्रों के कुछ मिला लेते हैं तो 550 से अधिक राजनेता, रक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ और इसके में कुछ विद्वान जो है इसमें शामिल होते हैं। किसमें, एक संवाद होती है और इसका क्या नाम है, सांग्रीला संवाद, है ना। तो इसमें जो है चर्चा किया जाता है, परिचर्चा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सांग्रीला संवाद कहां पर होती है, तो सांग्रीला संवाद जो होती है कहां पर होती है, सिंगापुर में। नाम है एक होटल के नाम पर ही सांग्रीला संवाद रखा गया है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या है अगला प्रश्न, दिव्यांगजन, है ना, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल, किस चीज की बात कर रहे हैं, तो दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की बात कर रहे हैं। तो कहां पर राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, इसका जो किया गया है तो बेंगलुरु में किया गया। कहां पर किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए सुगमयता का, ठीक है, तो दिव्यांगजनों के लिए सुगमयता के लिए में सुधार के लिए आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि जैसे कि वो चलने में असमर्थ रहते हैं तो उसको आसानी से चलने के लिए कह सकते हैं कि जिससे कि वो सुगम तरीके से चल फिर सके।
तो दिव्यांगजनों के लिए जो है सुगम्यता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन शहर में जो है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है यह आयोजित की गई है। तो मंत्रालय आपको याद रखना है, यदि आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे की एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा आ रहा है। तो ये जो आपको आ रहा है किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है, तो सामाजिक, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है, तो आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आपको जो दिखाई पड़ रहा है दिव्यांग जनों के लिए जो है सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया गया है ना। यह कार्यक्रम जो है क्यों लाया गया, तो यह कार्यक्रम जो है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से इसका आयोजित ये किया गया है। और क्यों लाया गया है, तो लाया गया इसीलिए है क्योंकि इसमें जो जितने भी दिव्यांगजन हैं यदि वो चलने में असमर्थ रहते हैं या किसी भी हाथों से यदि पकड़ने में असमर्थ रहते हैं, उसके लिए ये जो है आर्टिफिशियल क्या लाया जाएगा, इंटेलिजेंस लाया जाएगा, कुछ भी जिससे कि वो सुगम्यता से क्या कर सकते हैं, अपनी काम को वो कर सकते हैं सावधानी पूर्वक, है ना। इसी के लिए जो है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न जो है खेल से संबंधित, और खेल से संबंधित है, आप लोग आईपीएल देख ही रहे होंगे और आईपीएल में आप लोग जब देख रहे होंगे तो आईपीएल से एक प्रश्न बन रहा है, वहां पर देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न बन रहा है। हाल ही में आईपीएल में जो है 300 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, क्या है प्रश्न, एक बार फिर से देख लेते हैं कि आईपीएल में हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो उम्मीद है कि सभी को तो याद होगा, वैसे आपको बता दें कि इसका आंसर क्या होगा, रोहित शर्मा होगा। क्या होगा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा इसका आंसर होगा। लेकिन अब देखिए ध्यान से देखना है, रोहित शर्मा जो है आईपीएल में 300 से अधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं, दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। तो इसका मतलब है कि पहला खिलाड़ी कोई होंगे, और तो पहला खिलाड़ी कौन है, तो पहला खिलाड़ी जो है वेस्ट इंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज कौन है, क्रिस गेल है। समझ रहे हैं बात को, क्या है, वेस्ट इंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज जो क्रिस गेल है ना। तो क्रिस गेल जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये पहले नंबर पर है, और इनके द्वारा जो कुल कितना छक्का लगाया गया है, तो 357 छक्का लगाया है। क्रिस गेल के द्वारा 357 छक्का लगाया गया है, और दूसरे स्थान पर जो रोहित शर्मा आते हैं इनके द्वारा जो है कितना छक्का लगाया गया है, 302 छक्का लगाया गया है। तो भारत के कह सकते हैं कि पहले खिलाड़ी हैं, लेकिन दुनिया के कौन से खिलाड़ी हैं, दूसरे खिलाड़ी हैं। और रोहित शर्मा को जो है एक उपनाम दिया गया है, कौन सा उपनाम से जाना जाता है, हिटमैन के नाम से जाना जाता है। और हिटमैन की तरफ से कह सकते हैं कि लगाए जाने वाले इन छक्कों में 251 छक्के हैं। चलिए इस प्रश्न पर भी बात कर लेते हैं। आपको रोहित शर्मा के बारे में बता देते हैं कि रोहित शर्मा जो है पहले किस टीम से खेलते थे, तो पहले डेक्कन चार्जर्स की टीम से, एक टीम हुआ करती थी आईपीएल में, डेक्कन चार्जर्स की टीम हुआ करती थी, उससे खेलते थे। तो उसके जब उस टीम से खेलते थे, उस टीम से जो है 51 छक्के लगाते हैं। और उसके बाद जो है किस टीम से जुड़ जाते हैं, आपको मुंबई इंडियंस से जुड़ जाते हैं। और मुंबई इंडियंस से यदि बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस से 251 छक्के लगाते हैं। तो कुल मिला के 51 और 251 मिला के 302 छक्के लगाते हैं। लेकिन यदि बात करते हैं कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो एक ही टीम से सर्वाधिक छक्के लगाए हैं, तो वह खिलाड़ी है विराट कोहली। आपको पता होना चाहिए कि विराट कोहली जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो खेल रहे हैं, किस में खेल रहे हैं, आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से ही खेल रहे हैं। तो आईपीएल में जो है एक टीम की तरफ से सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है किसके नाम है, विराट कोहली के नाम है। और विराट कोहली ने कुल कितने छक्के लगाते हैं, तो विराट कोहली जो है अभी तक 291 छक्के लगाते हैं, और वह एक ही टीम से लगातार खेलते रह रहे हैं। तो एक टीम से खेलने के कह सकते हैं कि एक टीम की तरफ से सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो विराट कोहली के नाम है। जबकि यदि पूछे कि मान के चलिए कि सर्वाधिक छक्के किसने लगाया है, तो सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो क्रिस गेल। और भारत पूछे कि मान के चलिए कि भारत के ऐसे खिलाड़ी कौन है कि जो कि मान के चलिए कि सर्वाधिक छक्के लगाए हैं, तो रोहित शर्मा। उम्मीद है कि आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और इस बात को समझ रहे होंगे कि क्या कहने वाले हैं ना, कि भारत के यदि पहले बोले तो कौन हो जाएंगे, तो रोहित शर्मा हो जाएंगे। यदि विश्व के पूछे तो विश्व के पहले कौन हो जाएंगे, क्रिस गेल हो जाएंगे, है ना। और एक टीम से पूछे तो एक टीम से कौन हो जाएंगे, विराट कोहली हो जाएंगे। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जाना पहचाना ही है ना, सभी को इनके बारे में जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन है नहीं है। ये रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा के बारे में आप लोगों को कुछ दिन पहले भी प्रश्न दे चुके हैं कि रोहित शर्मा जो है क्या होते हैं, आपको टेस्ट से और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जो होते हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जब विश्व कप जीतते हैं इसके कप्तानी में जीते जाते हैं, रोहित शर्मा के कप्तानी में जीते हैं, तो उसके बाद क्या कर लेते हैं, ये संन्यास ले लेते हैं T20 से। हाल ही में जो है ये टेस्ट से भी संन्यास ले लेते हैं। किससे संन्यास ले लेते हैं, तो आपको टेस्ट से भी संन्यास ले लेते हैं। लेकिन आपको ये कहां पर खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो भारतीय टीम के ये कप्तानी करते हुए दिखाई पड़ेंगे वनडे में, ठीक है। तो आपको जो है केवल एक दिवसीय मैच में जो है आपको दिखाई पड़ेंगे, तो आपको एक दिवसीय मैच में आपको ये कप्तानी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो भारत के कप्तान कौन से, केवल एक दिवसीय वनडे मैच में रहेंगे रोहित शर्मा रहेंगे। जबकि आपको बता चुके हैं कि T20 के वर्तमान में भारत के कप्तान कौन है,
तो आपको सूर्य कुमार है ना। तो सूर्य कुमार जो है भारतीय टीम के वर्तमान में क्या कहते हैं T20 के कप्तान है। जबकि टेस्ट टीम के कप्तान के बारे में बता चुके हैं कि हाल ही में टेस्ट टीम का भारतीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। तो आप सब जो है इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे कि किस प्रश्न के बारे में कब कब क्या क्या कहानी कहा गया है ना। चलिए पिछले वीडियो का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछा गया था, उसका आंसर क्या होगा। तो बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है, और इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। और आपको बताते हैं, देखिए फिर से पढ़ रहे हैं कि बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी होगा, है ना। तो आप लोग जो है इसमें बहुत सारे लड़कों का आंसर जो है गलत हुआ है। बहुत सारे लड़के जो है किसको मारे हैं, नीतीश कुमार को मारे हैं। तो नीतीश कुमार जो है इसका कह सकते हैं कि उद्घाटन नहीं करते हैं। उद्घाटन किनके द्वारा किया जाता है, हाल ही में जो है आते हैं बिहार, आते हैं कौन, प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना है कि नरेंद्र मोदी होगा इसका आंसर। लेकिन बहुत लड़के क्या चीज मारते हैं, आंसर मारे हुए हैं आपको नीतीश कुमार। तो जो आंसर मारे हुए नीतीश कुमार वो समझ रहे होंगे इस प्रश्न को कि मान के चलिए कि उनका आंसर गलत है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा और महोत्सव है, इस प्रश्न को मैंने कल करवाया हुआ है ना। तो कल के प्रश्न में ये आप देखते होंगे, या कल के वीडियो यदि आप देखेंगे तो इस प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है। कहां पर बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।